हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज मैं आप लोग के साथ में आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और हमारा नया वीडियो फिर से है किसके ऊपर? हमारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीबीएसई इकोनॉमिक्स। आप लोगों को पता है 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी को और अच्छा करना है। और इस तैयारी को अच्छा करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डेली 5 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी तैयारी में और ज़्यादा, कहते हैं ना, वो 4 चांद हमारी तैयारी में लगा देंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन समयावधि में न्यून मांग की स्थिति है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था में कैसी है? न्यून मांग आप लोग को पता है क्या होती है? जब मांग में कमी हो जाती है। दो तरीके की, एक वास्तविक मांग, एक हमारी होती है नियोजित मांग। जब हमारी वास्तविक मांग नियोजित मांग से कम होती है, वास्तविक मांग नियोजित मांग से हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? न्यून मांग कहते हैं। यानी कि हमने जितने की योजना बनाई थी उससे हमने कहीं अधिक मांग को कम कर दिया, ऐसी स्थिति को हम न्यून मांग कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इस तरीके से, जब नियोजित समग्र मांग वास्तविक मांग से अधिक होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब नियोजित जो समग्र मांग है वो हमारी वास्तविक मांग से अधिक है। हमने योजना तो बहुत ज़्यादा बनाई लेकिन हमने वास्तविक में मांग कम की, तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको एक शॉर्ट में इसका आंसर दे दिया, इसको थोड़ा सा आप और डिटेल में लिखिएगा। सबसे पहला अपस्फीतिक अंतर। अपस्फीतिक अंतर मतलब कीमतें और कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा अवांछित स्टॉक, जब सामान बिकेगा नहीं, न्यून मांग है, तो अवांछित स्टॉक होने लग जाएगा। तीसरा लाभ की हानि। लाभ की हानि मतलब कि जो स्टॉक बच गया, जैसे अवांछित स्टॉक हुआ तो जो स्टॉक से एक उत्पादक को लाभ हो सकता था वो लाभ अब नहीं होगा। ये किस स्थिति में होगा हमारा? अगर यदि न्यून मांग ऐसे ही चलती रहती है तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए मान लीजिए उपभोग करने की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारी 75% से 90% तक की वृद्धि हुई। निवेश में परिवर्तन 1000 करोड़ का हुआ। निवेश गुणक की अवधारणा का उपयोग करते हुए दोनों स्थितियों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे परिवर्तन के कारण आय में वृद्धि की गणना हमें निकालनी है। यानी कि हमें दो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति थी, एक 75, एक 90, और निवेश में 1000 करोड़ का परिवर्तन हुआ। इसके साथ हमें दो आय निकालनी है कि जब हमारी MPC 75 है तो आय में कितनी वृद्धि होगी, और जब हमारी MPC 90 है तो कितनी आय में वृद्धि होगी, वो हमें देखना है। तो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर रखा है पूरा क्वेश्चन। देखो, MPC 90%, इसका मतलब क्या है? 0.90। हम इसको 90 है, परसेंटेज है, 100 करके इसको कर सकते हैं। 75 है, 0.75। आपको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/1 MPC। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहली वैल्यू जब हमने 7.5 रखी तो हमारा k की वैल्यू आई 4, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4। अगर हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो यानी कि इनकम में कितना चेंज आया? 4000 का। यानी कि जब हम 1000 का निवेश करें तो इनकम हमारी कितनी बढ़ जाएगी? 4000 करोड़ बढ़ेगी। यदि हमारा MPC 0.90 यानी कि 90% है तो हमारा इनकम कितना आता है? k की वैल्यू कितनी आती है? 10। यानी कि अब हमारी इनकम 10 गुना बढ़ेगी। और हमारा वो कितना है? स्टार्टिंग में हमारा जो क्या कहते हैं उसका 1000 करोड़ का निवेश हुआ है, और सॉरी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर 10 से इंटू होगा। 10 इंटू हमारा जो है 1000, यहाँ जो है एक वो नहीं आएगा, ये जो है एक वो नहीं आएगा, इधर कितना आएगा? 10 से हमें इंटू करना पड़ेगा। किससे? 10 हमारा मल्टीप्लायर आया, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 करोड़, 1000 यानी कि 10,000 करोड़ हमारी इनकम बढ़ेगी। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा MPC होगा उतनी ज़्यादा इनकम हमारी बढ़ेगी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विदेशी निवेशक पिछले कुछ सप्ताह से भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने पहले जहां हमारे यहाँ निवेश कर रखा था, अब वो निवेश जो उन्होंने हमारे यहाँ से शेयर्स वगैरह खरीदे, अब वो शेयर्स को वापस बेच रहे हैं। तो इससे बताइए कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप इस लाइन को समझ जाएंगे तो आप इस आंसर को आराम से कर लेंगे कि
हमारे बाहर के लोगों ने पहले कुछ शेयर्स खरीदे, अब उन्होंने वो शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। तो खरीदे थे तो कुछ विदेशी मुद्रा दी थी, लेकिन अब बेच रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमसे वापस ले रहे हैं। तो वापस लेने का मतलब ये है कि हमारे पास से जो हमारी पूर्ति है विदेशी मुद्रा की वो कम हो रही है। तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होगी, विदेशी मुद्रा की अगर पूर्ति हम कम कर देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमारी करेंसी का मूल्य ह्रास होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, शुद्ध विक्रेता का मतलब है कि अब हमारी वह अपनी प्रतिभूतियों, शेयर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिभूतियों को विदेशी भारतीय पूंजी बाजार में बेच रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ जाए, और आपूर्ति में कमी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा का क्या होगा, मूल्यह्रास होगा। ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट कीजिए कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार बैंक दर के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करता है। कि बैंक दर क्या होता है, बैंक दर से वो कैसे मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करता है। तो मुद्रा आपूर्ति में दोनों स्थिति, या तो वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले बैंक दर समझ लेते हैं, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को धन उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से धन उधार लेता है, सॉरी किससे, वाणिज्यिक बैंक किससे उधार ले रहा है, केंद्रीय बैंक से। तो यानी मान लो मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक क्या करेगा, बैंक दर में वृद्धि कर देगा। वृद्धि करने से क्या होगा, जो केंद्रीय बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसको ज़्यादा दर पर मुद्रा मिलेगी। ज़्यादा दर पर मुद्रा मिलेगी तो वह अपनी जो ब्याज दर है, बाजार पे जो ब्याज की दर है, उसको वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे ऋण की मांग में कमी हो जाए। क्योंकि लोग जैसे ही ब्याज की दर बढ़ती है तो ऋण कम करना स्टार्ट करते हैं, ऋण की मांग कम हो जाएगी तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में आ जाएगी। और यदि मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, मान लो कम की स्थिति है, तो उस स्थिति में केंद्रीय बैंक बैंक दर में क्या करेगा, कमी करेगा। कमी करने से बाजार की ब्याज दर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ऋण की मांग बढ़ जाएगी और मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही स्थिति के अनुसार काम कर सकता है। यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देगा, मतलब अगर मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है तो बैंक दर को बढ़ाएगा, यदि मुद्रा की आपूर्ति कम है तो बैंक दर को कम करेगा। मैं एक बार आपको बोलना चाहती हूँ सभी को कि मौद्रिक नीति को बिल्कुल मत छोड़िए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप डेफिनेटली करते रहिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल इनकम से। उच्च सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति अधिक उपलब्धता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि सहमत हो तो वैध कारण दीजिए। ये क्या कहना चाहता है कि अगर ज़्यादा जीडीपी होगी तो इसका मतलब है लोगों के पास में, हर व्यक्ति के पास में बहुत अधिक वस्तुएं होंगी। तो क्या हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद उच्च है तो हाँ, इससे ये कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन उच्च है, क्योंकि वस्तुएं जब ज़्यादा उत्पादित होती तभी हमारी जीडीपी अधिक बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के पास वस्तु उपलब्ध है। यदि वस्तुएं असमान वितरण और कुछ ही लोगों तक सीमित है तो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, वो कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध है। तो ये सब डिपेंड करता है। यदि समान वितरण है तो हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक है, लेकिन अगर समान वितरण नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता सभी के पास में अधिक है। तो ये कथन, हम इस कथन से सहमत नहीं है। तो आप लोग को पांचों क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और पांचों क्वेश्चन यदि पसंद आए हैं तो प्लीज़, फिर से मैं वही बात बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक शेयर शायद और कितने बच्चों को हेल्प कर सकता है। थैंक यू।